जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुप्तोत्तर वंश की, और गुप्तोत्तर वंश के अंतर्गत हम बात करेंगे मौखरी वंश की भी, और साथ ही साथ में मैत्रक वंश की भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। ये दोनों के दोनों जो बेटा राजवंश है ना, ये गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत आते हैं। गुप्तोत्तर काल का बेटा ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप सभी को वर्धन वंश के बारे में विस्तार से बताया है। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन का नाम तो भैया जानते ही हो। उन सब का डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बेटा मौखरी वंश पर और मैत्रक वंश। मैत्रक वंश बेटा आपको वल्लभी में देखने को मिलेगा, और अगर बात करें आपके मौखरी वंश की, मैत्रक वाला तो वल्लभी में मिलेगा और मौखरी वाला आपको कहाँ पर मिलेगा, तो कन्नौज में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इतनी बातें यहाँ तक बेटा आपको क्लियर हो गई, कोई डाउट यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं और मौखरी वंश के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बेटा मौखरी वंश जो है ना, इसका जो संस्थापक होता है वो मुखर को माना जाता है। इसका जो बेटा संस्थापक है ना, इसका जो संस्थापक है वो मुखर को माना जाता है। तो मुखर के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। और पता है ये जो संस्थापक लोग थे ना, एक तरीके से मान के चलो मुखर जैसे लोग ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, मतलब गुप्तों के अधीन काम किया करते थे। लेकिन बाद में जब गुप्त काल का एक्चुअली में पतन होता है, उसके बाद इनका अस्तित्व देखने को मिलता है। मतलब मौखरी वगैरह जो भी उस समय के शक्तिशाली क्षेत्रीय लोग थे ना, वो स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर देते हैं और शासन को चलाने का काम करने लगते हैं। तो उन्हीं में से आपका कौन था बेटा, मौखरी वंश था। ये बात समझ में आ गई। कहना चाहता हूं कि गुप्त काल का जैसे ही पतन होता है तो कन्नौज आपके उत्तर भारत में पड़ता है। तो बेटा ये एक शक्ति का केंद्र बन करके उभर आता है, और सबसे पहले तो यहाँ पर मौखरी वंश की स्थापना होती है। उसके बाद भारत का एक छत्र बनने के चक्कर में ना, एक छत्र सम्राट बनने के चक्कर में, चाहे गुर्जर प्रतिहार वंश हो, चाहे आपका गुर्जर प्रतिहार वंश हो, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश हो, या फिर आपका पाल वंश हो, ठीक है, या फिर आपके राष्ट्रकूट हो, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश हो, ये सब के सब ना टारगेट फिक्स कर लेते हैं, ये कन्नौज हमारा है, इत्र नगरी है भैया कन्नौज। तो कह रहे हैं अच्छा वाला परफ्यूम अब हम ही लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पर कब्जा हम ही जमा के बैठेंगे, कुछ भी हो जाए। तो इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाता है और होड़ लग जाती है, कन्नौज हमारा है, कन्नौज हमारा है। ठीक, मतलब सेंट का निर्माण अब हम ही करवाएंगे। अगर हम बात करें कन्नौज की, तो यहाँ पर बहुत सारे शासक होते हैं, जैसे कि ईशान वर्मन भी होता है, अवंती वर्मन भी होता है। मुझे मानी समझ लो क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ईशान वर्मन भी होता है, अवंती वर्मन जैसे शासक भी होते हैं। ग्रह वर्मन का नाम तो जानते हो, ग्रह वर्मन का। ग्रह वर्मन कौन था? प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश का, ठीक है। उन्होंने अपनी बिटिया की शादी करवा दी थी ग्रह वर्मन के साथ में। हर्षवर्धन की बहन की शादी जो है ग्रह वर्मन के साथ में होती है, और जब इसकी हत्या शशांक जैसे लोग देवगुप्त मिल करके कर देते हैं, तब बाद में राज्यवर्धन बदला लेने जाते हैं, और लेकिन धोखे से राज्यवर्धन की वहाँ पर जो है मतलब धोखे से मार दिया जाता है। उसके बाद हर्षवर्धन बदला लेने के लिए जाते हैं। तो ये जो सारी क्रियाकलाप हो रहे हैं ना, तो वही वाले हैं जो आपको मैंने वर्धन में बताया था। तो वर्धन और आपका मौखरी रिलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर बेटा हर्षवर्धन भी शासन करता है, ठीक है। तो मौखरी वंश में आपका जो है हर्षवर्धन भी शासन करता है, क्योंकि जब क्या होता है, ग्रहवर्मन को मार दिया जाता है, तो जो हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री होती है ना, उसकी परामर्श से वो कहती हैं कि ठीक है भैया आप ही संभालो। तब हर्षवर्धन भी यहाँ का जो है राजपाट देखने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो एक्चुअली जो जितने सारे शासक मैंने अभी आपको बताया ना, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, महत्वपूर्ण शासक, वो आपको एक तो ग्रहवर्मन था, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन मिलेगा? हर्षवर्धन जो है इस वंश का प्रमुख शासक होता है। हालांकि वर्धन वंश से रिलेटेड था, लेकिन जो है मौखरी वंश में भी इसके द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है। तो जिसके बारे में अगर हर्षवर्धन की मैं बात करूं, तो इसके बारे में बेटा मैं डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी वर्धन वंश में कर चुका हूं, तो इसलिए समय यहां पर मैं बर्बाद नहीं करूंगा।
ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए। तो ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष चर्चा में रहता है। मतलब अगर आप मौखरी वंश की बात करोगे ना, तो इसका केंद्र कहाँ पे होता है, तो बेटा कन्नौज में होता है इसकी स्थापना। तो कन्नौज क्या होता है ना, ये बेटा सत्ता का केंद्र बन जाता है, सत्ता का केंद्र बन जाता है। और इस वजह से जो है बहुत सारे शासक, चाहे पाल वंश के हों, मतलब पाल वाले अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो राष्ट्रकूट है वो कहते हैं भैया ये क्षेत्र हमारा है ना। और उसके बाद जो है पाल हो गया, राष्ट्रकूट हो गया। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वाले जो है वो कहते हैं हमारा है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश कहता है कि ये जो क्षेत्र हमारा है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, पाल के बीच में, राष्ट्रकूट वंश के बीच में, गुर्जर प्रतिहार के वंश में बीच में, तीनों के बीच में क्या होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाता है। 3 पक्ष ना, 1 2 3, तो त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाता है। और ये संघर्ष ना थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 200 वर्ष तक चलता रहता है। हल्का फुल्का नहीं है भैया, 200 वर्ष तक चलता है। कारण है कन्नौज के जो समृद्ध संसाधन थे ना, उन पर सब कोई नियंत्रण पाना चाहता था। सोच रहे थे जितनी माया मिल जाए समेट लेते हैं, अपने अधिकार में लेना चाहते थे। इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष लंबे समय तक चलता रहता है और कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष लगातार चलता रहता है। लेकिन अगर मन में प्रश्न है कि शुरुआत किसने की, तो पाल वंश का शासक धर्मपाल था। मतलब कन्नौज पर ना अपना साम्राज्य स्थापित करने की शुरुआत किस बंदे ने की थी, तो शुरुआत की थी पाल वंश का शासक था। पाल वंश का शासक नाम धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा शुरुआत की जाती है कि भैया कन्नौज पे तो कब्जा करना है, जीवन का एक हमारा सपना है, कन्नौज में कब्जा करना है। उसके द्वारा ऐसा किया जाता है। और बाद में इस संघर्ष पर राष्ट्रकूट भी शामिल हो जाते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक भी शामिल हो जाते हैं। और इनका जो संघर्ष का मामला है ना, लगभग 200 साल तक खिंचता रहता है। लेकिन बाद में सफल कौन होता है, तो इसमें बेटा प्रतिहार वंश सफल होता है। तो बेटा हाँ, ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, इसमें अगर बात करें सफलता किसको मिली, तो सफलता मिलती है गुर्जर प्रतिहार वंश को, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश सफल होता है इस त्रिपक्षीय संघर्ष में। लेकिन भैया 200 साल का समय लग जाता है, ठीक है। तो इस वंश से रिलेटेड जानकारी आपके लिए बेटा पर्याप्त है, जितनी मैंने बताई। मोस्टली प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। अब हम वल्लभी के मैत्रक वंश की बात कर लेते हैं, तो इसे यहां से करते हैं समाप्त। ये आ गया बेटा वल्लभी का मैत्रक वंश। वल्लभी का ये भी बेटा आपके गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत ही आता है, मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख भी दिया है, ठीक है, जिससे कि बढ़िया तरीके से आपको मामला समझ में एक्चुअली आ जाए, तब मजा आएगा कायदे का, ठीक है। चलो, इस वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, तो बेटा इस वंश का जो संस्थापक है ना, इस वंश का जो संस्थापक है वो भट्टार्क को माना जाता है। भट्टार्क है इस वंश का संस्थापक मैत्रक वंश का। कहाँ के, वल्लभी वाले के। आगे चल करके भट्टार्क का उत्तराधिकारी घरसेन प्रथम होता है। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी आता है, ठीक है, उत्तराधिकारी, और उसका नाम था घरसेन प्रथम, ठीक है। घरसेन फर्स्ट जो है भट्टार्क का उत्तराधिकारी होता है। इसके द्वारा कुछ समय तक शासन चलाया जाता है, ठीक है। ध्रुवसेन द्वितीय किसका समकालीन था, हर्षवर्धन का। मतलब अगला जो शासक आता है उसका नाम क्या था, ध्रुवसेन सेकंड। ध्रुवसेन सेकंड जो है समकालीन होता है, किसका समकालीन होता है, समकालीन होता है हर्षवर्धन का, ठीक है। हर्षवर्धन का समकालीन होता है। हर्षवर्धन अपनी पुत्री की शादी जो है ध्रुवसेन के साथ में करवा देते हैं, ध्रुवसेन द्वितीय के साथ में करवा देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि दामाद बना लेते हैं, समझ रहे हो ना, किसको दामाद बना लेते हैं बेटा, ध्रुवसेन को। कौन बना लेता है, हर्षवर्धन बना लेता है, ठीक है। ध्रुवसेन तृतीय की बात करें तो इनके शासनकाल में वैनसांग वल्लभी की यात्रा पर आता है। उसके बाद अगला शासक आता है, भाई देखो यहाँ पर क्या हो गया, ध्रुवसेन द्वितीय हो गया। फिर आगे चल करके जो है ध्रुवसेन तृतीय भी आता है, ठीक है। ध्रुवसेन तृतीय नाम का एक शासक भी आता है और इसके शासनकाल में वैनसांग का नाम जानते होंगे, वैनसांग आता है इनके शासनकाल में, ठीक है। ध्रुवसेन थर्ड के शासनकाल में वैनसांग भारत पर आता है। तो इस काल में वल्लभी का जो विश्वविद्यालय है वो बहुत प्रसिद्ध रहता है, शिक्षा का महान केंद्र हुआ करता था, ठीक है। वल्लभी में एक विश्वविद्यालय भी था जो बहुत चर्चा में रहता है और जो है शिक्षा का एक अच्छा खासा केंद्र माना जाता था। तो इस तरीके से बेटा
जो इस वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी है मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब बारी आपकी है। एक प्यारा सा कमेंट, उत्साहवर्धन के लिए लाइक, परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।